Hello everyone, welcome to the Manu Law classes. In the session of daily news analysis, today is 4th of April 2024. You are watching with Naresh Sharma. So guys, first of all, we are going to revise some previous day questions or topics with the help of MCQs. So just start with the question number 1. Which country has made cannabis legally available for recreational uses? अभी एक कंट्री है, उसने अपने यहाँ जो कैनाबिस है, एक्चुअली उसको बहुत सारे नेम से जाना जाता है डिफरेंट कंट्रीज में एंड कल्चर्स में. इंडिया में जैसे उसको गांजा वगैरह बोलते हैं, उसको अभी रिसेंटली किस कंट्री ने अपने यहाँ लीगली अवेलेबल कर दिया है. और वहाँ पर जो लोग हैं 18 ईयर्स का जो भी हो गया है या उससे अबव, उन सारे के सारे लोगों को वहाँ पर गांजा या ये जो कैनाबिस है अब वो नॉर्मली अवेलेबल होगा वहाँ के कैनाबिस क्लब्स में. ठीक है, तो ये कंट्री है जर्मनी. जर्मनी इज द कंट्री which has granted the green light for cannabis uses for recreational purposes. What is the capital of Germany? Because Germany अभी बहुत सारे केसेस में इंटरनेशनल न्यूज में है, so it's just a basic question. What is the capital of Germany? So बर्लिन या पेरिस या मैड्रिड या none of the above. Actually the capital of Germany is बर्लिन. बर्लिन जो है जर्मनी की कैपिटल है, जो पेरिस है वो फ्रांस की कैपिटल है और मैड्रिड जो है स्पेन की कैपिटल है. तो यहाँ से आपको 3 कंट्रीज की कैपिटल एक ही साथ में आपको लर्न कर लेनी है बिकॉज दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर वेरी बेसिक एंड यू शुड नो ऑल दीज क्वेश्चंस. जो इजी क्वेश्चंस होते हैं वो कभी भी आपके इनकरेक्ट नहीं होने चाहिए एग्जाम में. ठीक है, अदरवाइज आप फिर कंपटीशन से बाहर हो जाते हैं. माल्टा इज अ कंट्री इन विच कॉन्टिनेंट. आप इसका आइडिया लगा सकते हैं बिकॉज रिसेंट सेशन में हमने बात की थी कि अभी जर्मनी ने अपने यहाँ कैनाबिस को अवेलेबल करवाया है. तो वैसे ही 2 कंट्री और थे, एक था माल्टा और एक था लग्जमबर्ग. इन कंट्रीज के यहाँ पहले से ही जो कैनाबिस है वो नॉर्मली अवेलेबल था. सो माल्टा ऑब्वियसली इज अ कंट्री इन यूरोप. ये ना तो अफ्रीका एशिया में नहीं है, इट्स अ कंट्री इन यूरोप. यूरोप के साउथ वाले रीजन में ये एक कंट्री है जहाँ पर कैनाबिस जो है काफी जो है नॉर्मल जो है सिचुएशंस में अवेलेबल है. मींस इंडिया में तो गांजा वगैरह ले जाना या वो सब यूज करना बहुत ज्यादा मींस उसमें लीगल प्रॉब्लम्स हैं, बहुत ज्यादा आसान बात यहाँ पे नहीं है. Which general election in India was known as Facebook election or social media election? कौन सा जनरल इलेक्शन था जिसको रिसेंटली हमने फेसबुक इलेक्शन या सोशल मीडिया इलेक्शन के नाम से जो पॉपुलर हुआ? 2016 नो. देखो 2016 में नेशनल लेवल का या जो लोकसभा के लेवल का इलेक्शन वाज नॉट कंडक्टेड इन 2016, so this option cannot be correct. नेक्स्ट इज 2024. ये इलेक्शन अभी रिसेंटली इनका अनाउंसमेंट हुआ है बट दीज इलेक्शंस हैज नॉट बीन कंडक्टेड येट. तो ये ऑप्शन भी हमारा करेक्ट नहीं हो सकता. 2018 में कोई इलेक्शन नहीं हुआ. हाँ, 2014 का जो इलेक्शन था उसको हम जानते हैं फेसबुक इलेक्शन या सोशल मीडिया इलेक्शंस के बेसिस पर बिकॉज ऑफ द यूजेस ऑफ द सोशल मीडिया एंड स्पेशली द फेसबुक that made to give the name of this election as a social media election or Facebook election. Actually, to find out such questions or their correct options, you should know that the Lok Sabha elections at the national level are known as general elections and the legislative assembly elections at the state level, they are known as general election in states. And you know, all the general elections are conducted every 5 years. So the 2024 election, it means the election before this election was 2019 because it's
having the gap of 5 years. And before this election, there should be election in 2014 because of the gap of 5 years. And before this election, there was election in 2009. And before this, 2005, 4. So you can find out the easy option if you know the basic of the time period to conduct the general elections. So इंडिया में मोस्ट ऑफ द केसेस में जो भी इलेक्शंस होते हैं पॉपुलर पोस्ट के लिए, वो मोस्टली 5 इयर्स के लिए कंडक्ट किए जाते हैं. ये चाहे नेशनल पार्लियामेंट की बात हो, स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबलीज की बात हो, या जो पंचायती राज या लोकल गवर्नमेंट्स हैं, इवन ये आपकी जो है रूरल एरिया में हो तो पंचायती राज बोलते हैं, और म्युनिसिपैलिटी गवर्नमेंट्स होती हैं आपके सिटी वाले एरियाज में, अर्बन एरियाज में. तो यहाँ से बहुत सारे पॉइंट्स आपने यहाँ पर जान लिए. चलो आपसे एक क्वेश्चन मैं पूछता हूँ कि जो पंचायती राज जो सिस्टम हमारे यहाँ इंडिया में आया, ठीक है, इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय द विच कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट. ये कौन से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू इंडिया में पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस आए थे, और जो कि जिनको कहा जाता है थर्ड ईयर गवर्नमेंट. ओके, तो आंसर कीजिए आप इस क्वेश्चन को. नाउ वी आर गोइंग टू हैव अ नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज नाउअडेज डीप फेक्स आर इन न्यूज. इट इज एसोसिएटेड विद. अभी हम न्यूज में काफी टाइम से देख रहे हैं कि जो डीप फेक्स हैं वो काफी न्यूज में आते रहते हैं, और इनकी बार बार जो है किसी न किसी पॉइंट को लेकर के इनका डिस्कशन होता रहता है. सो नाउ यू हैव टू आंसर द क्वेश्चन कि इन जो डीप फेक्स है वो किससे रिलेटेड है. इट्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, या द डीपेस्ट पॉइंट इन द पैसिफिक ओशन, या डीपेस्ट पॉइंट इन अटलांटिक ओशन, या अ सॉफ्टवेयर वायरस डेवलप्ड बाय इजरायली कंपनी. So actually the correct answer is artificial intelligence. Deepfakes की जब हम बात करते हैं तो these are artificial intelligence created fake videos. ये फेक वीडियोस होते हैं. हमने लास्ट सेशन में भी इसको डिस्कस किया था, जब हमारे साथ में इसका सेशन था आपका डेली न्यूज एनालिसिस का. हमने वहाँ डिस्कस किया था कि एक ऐसा भी वीडियो आया था जो बाइडन के फेक वीडियो बनाया था, और इलेक्शंस की जो वोटिंग पैटर्न है उसको इम्पैक्ट करने के लिए. ऐसे ही अर्जेंटीना में भी इसका यूज हुआ था डीप फेक वीडियोस का. तो एक्चुअली में जो डीप फेक वीडियोस हैं वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा उनको क्रिएट किया जाता है, और उसमें जो वॉइस होती है वो भी ओरिजिनल पर्सन से मैच कर जाती है, उसका जो फेस होता है वो भी ओरिजिनल पर्सन से मैच कर जाता है. तो ये हो गए आपकी डीप फेक वीडियोस. और अगर हम डीपेस्ट पॉइंट की बात करें पैसिफिक ओशियन में, तो ये हमने शायद एक बार आपको बताया भी था, इसको कहा जाता है मैरियाना ट्रेंच. वर्ल्ड का डीपेस्ट पॉइंट भी माना जाता है, सबसे गहरी जगह है मैरियाना ट्रेंच, जो कि कहाँ पर है, पैसिफिक ओशियन में है, और इसकी जो डेप्थ है अराउंड 11 किलोमीटर है. ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है. तो अब हम आगे बढ़ते हैं. व्हाट इज जीएसटी. हमने लास्ट सेशन जब हमारे साथ था उसमें हमने जीएसटी को भी डिस्कस किया था कि जो जीएसटी का जो कलेक्शन है वो काफी इम्प्रूव हुआ है, उनका अमाउंट जो है बढ़ गया है. तो ऑप्शन ए की अगर हम बात करें तो जीएसटी का मतलब क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या है, ग्रॉस सर्विस टैक्स, या गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, या गुड्स एंड सर्विसेज ट्रांजेक्शन, या गुड्स गोल्ड स्टैंडर्ड ट्रैकिंग. इनमें से एक्चुअल में क्या है. तो देखो यू नो कि जो जीएसटी है उसका मीनिंग होता है, यहाँ पर उसका जो फुल फॉर्म है, एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ द जीएसटी इज गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स. यू नो कि जीएसटी जब जो इंट्रोड्यूस किया गया था तो काफी बहुत सारी पार्टीज ने, इंटेलेक्चुअल्स ने इसका जो है अपोजिशन किया था, और काफी न्यूज में रहा था गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स. और अभी भी जब भी आप मार्केट से कुछ भी परचेज करते हैं या कोई सर्विस लेते हैं तो उस पर आपका जीएसटी लगाया जाता है. इससे पहले होता था कि मल्टीपल टैक्स लगाए जाते थे, और उन सबको मर्ज करके अब क्या बना दिया गया, एक ही टैक्स बना दिया, दैट इज जीएसटी टैक्स. इसमें सेंट्रल लेवल का भी टैक्स इंक्लूडेड है, और इसी में स्टेट लेवल का भी टैक्स इंक्लूडेड है. बाद में फिर इस टैक्स में से उनका जो है डिवीजन कर लिया जाता है, जो सेंट्रल को मिलना होता है वो सेंट्रल को मिल जाता है, और जो स्टेट गवर्नमेंट के हिस्से का होता है वो उनको मिल जाता है. नाउ क्वेश्चन अराइजेस दैट जीएसटी काउंसिल इज चेयर्ड बाय. यू नो कि जब भी जीएसटी के जो रेट्स या उनके स्लैब्स डिसाइड होते हैं तो वो जीएसटी काउंसिल के द्वारा डिसाइड किए जाते हैं. इट मीन्स GST cannot be decided solely by any one party or one government.
तो एक्चुअली उसमें स्टेट गवर्नमेंट के जो फाइनेंस मिनिस्टर्स वगैरह होते हैं वो भी उसके मेंबर या उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, फिर जाकर के जीएसटी के रेट्स जो है डिसाइड होते हैं। तो जीएसटी काउंसिल की चेयरमैन कौन? प्राइम मिनिस्टर या यूनियन होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया या यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर या फाइनेंस मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट्स ऑन रोटेशनल बेसिस। एक्चुअली गाइस द करेक्ट आंसर इज यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर। जब भी हम बात करते हैं जीएसटी काउंसिल की, तो जीएसटी काउंसिल का जो चेयरमैन होता है वो यूनियन गवर्नमेंट का फाइनेंस मिनिस्टर होता है। कैन यू टेल मी हु इज द यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया? इंडिया का जो फाइनेंस मिनिस्टर है यूनियन में कौन है? आपको हिंट दे रहा हूँ, वो एक लेडी है। ठीक है, चलिए बता दीजिए तो फिर फटाफट से आंसर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपन मूव करते हैं। व्हाट इज करेक्ट अबाउट जीएसटी काउंसिल? तो जीएसटी काउंसिल के बारे में क्या करेक्ट ऑप्शन है ये हमको सिलेक्ट करना है। सो गाइस अगेन आई वांट टू रिकॉल यू दैट whenever you are trying to find out the correct option or incorrect option, always be focused or be cautious about the keywords. Like the word is asking for correct or incorrect, only one, only two such type of statements. So option 1, option A, it is a non-constitutional and a non-statutory body. इट मीन्स ना तो इसका कहीं कॉन्स्टिट्यूशन में कोई प्रोविजन है और ना ही इसका जो है कोई प्रोविजन जो है किसी लॉ में है। तो क्या ये कोई ऐसी है जीएसटी काउंसिल? नो, इनकरेक्ट। इट इज ए नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बट स्टैट्यूटरी बॉडी। इट मीन्स इसका कॉन्स्टिट्यूशन से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन किसी एक सेपरेट लॉ के थ्रू बनाया गया। नो, दिस इज इनकरेक्ट। इट इज अ डिपार्टमेंट अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। क्या ये जो है डिपार्टमेंट है कोई फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर में स्पेशली, या ऐसा कुछ है? नो। तो ये स्टेटमेंट भी हमारा इनकरेक्ट है। ऑल स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? नो, ये भी इनकरेक्ट है। तो अब आप सोच रहे हैं जब सारे के सारे इनकरेक्ट हैं तो फिर इसमें से करेक्ट कौन सा है? देखो ये सारे के सारे इनकरेक्ट हैं। ये क्वेश्चन मैंने इसी तरीके का डिजाइन किया था आपके लिए कि आप इसको जान पाए। देखो जो जीएसटी काउंसिल है एक्चुअली में इसको कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करके लाया गया था। तो अब इससे हमारा आंसर क्लियर हुआ कि जीएसटी एक कॉन्स्टिट्यूशनल काउंसिल है। जीएसटी काउंसिल एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, तो वो एक स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है। मींस वो किसी स्पेशल कोई लॉ वगैरह उसके लिए नहीं लाया था पार्लियामेंट में, बट एक्चुअली इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय अ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, तो इसीलिए हमारा कोई भी ऑप्शन इसमें करेक्ट नहीं है। हाँ, इसमें अगर एक ऑप्शन हमारा ऐसा होता कि इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी और इट हैज बीन मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो ये ऑप्शन हमारा कुछ में से कोई एक करेक्ट हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय व्हिच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट? तो अभी इसी की बात हो रही है कि जीएसटी काउंसिल या जीएसटी को हमने जब इंट्रोड्यूस किया था तो उसमें जीएसटी काउंसिल भी इंट्रोड्यूस की गई थी। तो जीएसटी को जब इंट्रोड्यूस किया गया था तो कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इसके लिए आया था? 101st अमेंडमेंट एक्ट 2016 या 115 अमेंडमेंट एक्ट 2018 या 116th अमेंडमेंट एक्ट 2019 या इट वाज नॉट डन बाय अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट? तो देखो ये तो हमारा इनकरेक्ट हो गया, बिकॉज अभी हमने बताया कि कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू ही इसको लाया गया था। ये कोई 19 में नहीं आया था, ये काफी पहले आ चुका था। 18 में नो, 18 में भी नहीं आया था। एक्चुअली इट वाज 101st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2016। इसी के थ्रू इंडिया में जीएसटी को इंट्रोड्यूस किया गया था। सारे के सारे जो स्टेट और सेंट्रल के बहुत सारे जो टैक्सेस थे उन सबको मर्ज कर दिया गया एक ही टैक्स में। सो जीएसटी इज अ, तो जीएसटी कैसा टैक्स है? इट्स अ डायरेक्ट टैक्स या इनडायरेक्ट टैक्स या इट इज ए टैक्स ऑन टैक्स या नन ऑफ दी अबव। देखो ये कोई डायरेक्ट टैक्स नहीं है। डायरेक्ट टैक्स वो होते हैं जैसे कि इनकम टैक्स। डायरेक्ट टैक्स को आप कभी किसी पर बाईपास नहीं कर सकते, उसको पास ओवर नहीं कर सकते। डायरेक्ट टैक्स जैसे आपका इनकम टैक्स हुआ कि आपकी इनकम अगर 10 लाख से ऊपर अबव जाती है तो आपको एक सर्टेन अमाउंट ऑफ मान लो 15% टैक्स देना होगा। अब आप इसको किसी और पर जो है पास आउट नहीं कर सकते कि किसी और पर इसको टाल दें आप, ठीक है, बाईपास कर दें, नो। लेकिन जो इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं यू कैन पास दीज काइंड ऑफ टैक्सेस टू अदर पर्सन्स। फॉर एग्जाम्पल कि आपने जो है सपोज करो कोई ए नाम का कोई प्रोडक्ट बनाया और पहले इस पर सपोज करो 10% का कोई टैक्स लगता था,
ठीक है। बाद में गवर्नमेंट ने इस पर 12% का टैक्स कर दिया। तो जो सेल करने वाला है उसको गवर्नमेंट को कितना टैक्स देना है? 12% देना है। वो 12% टैक्स को ऑलवेज कहाँ से लेगा? कंज्यूमर से लेगा, ठीक है। अगर गवर्नमेंट उसको 12% बढ़ाकर 14%, 13% कर देगी, तब भी वो उसको कहाँ से लेगा? कंज्यूमर पर ट्रांसफर कर देगा। तो ये जो भी इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं वो हमेशा किसी दूसरे पर, नेक्स्ट पार्टी पर ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। सपोज आप मार्केट से कोई लैपटॉप परचेज करने जाते हैं और उस लैपटॉप पर सपोज करो पहले से 18% जीएसटी लगता था, और तब वो लैपटॉप सपोज करो 50,000 का आता था। और गवर्नमेंट उस पर क्या करे कि गवर्नमेंट इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स स्पेशली फॉर द कंप्यूटर से रिलेटेड जितने भी इक्विपमेंट्स हैं उन पर अगर गवर्नमेंट 20% का टैक्स बढ़ा दे, तो ये जो 50,000 का लैपटॉप आ रहा था और यहाँ पर जो 2% का इसमें वेरिएशन आया टैक्स का, अब इस 2% टैक्स को ये जो शॉप वाला था, जो ऑनर था शॉप का, या जो है गुड्स को सेल कर रहा था, सेलर था, वो उसको पे नहीं करेगा। नो, वो उसको पे नहीं करेगा। वो क्या करेगा कि जो 50,000 का आपका लैपटॉप है ना, उसमें कुछ मनी ऐड कर देगा उसके प्राइस में, उसकी कॉस्ट में। तो जो 2% जो एक्स्ट्रा इंक्रीज हुआ वो ऑलवेज कंज्यूमर को ही देना पड़ेगा। सो इनडायरेक्ट टैक्सेस आर only those taxes which can be transferred to other persons in the tax collection chain में। Now one another option is, ये देखो अपने आप हो गया, ठीक है। चलो इसको हम देख लेते हैं एक बार। इस पॉइंट पर थे हम, तो इसको हम देख लेते हैं। तो डायरेक्ट आपकी समझ में आ गया होगा आई होप। फिर भी कोई कंफ्यूजन है आप कमेंट में बताइए, हम इसको फिर से डिस्कस करेंगे। फिर है इट इज अ टैक्स ऑन टैक्स। देखो टैक्स ऑन टैक्स जब भी होता है तो इट्स नॉन एज सैस। टैक्स ऑन टैक्स की जब हम बात करते हैं तो उसको सैस बोला जाता है। इसको फिर किसी दिन हम जो है डिस्कस करेंगे। अभी हम चलते हैं जो है अदर जो है न्यूज है इंपॉर्टेंट, उन पर चलते हैं। एक बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज हमारे सामने है कि सुप्रीम कोर्ट टू लिस्ट बिफोर पोल्स अ प्लीज टू वेरीफाई काउंट इन ऑल ईवीएम्स। देखो ईवीएम आप सबको पता होगा कि जो इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन जो होती हैं उन्हीं को हम यहाँ पर वोटिंग मशीन बोलते हैं, ईवीएम बोलते हैं शॉर्ट में। ठीक है, इशू किस बात का है? इशू इस बात का है कि जब भी आप इसमें अपनी वोटिंग करने जाते हैं तो आप जो भी बटन प्रेस करते हैं तो आपका वोट जो है किसी एक पर्टिकुलर कैंडिडेट या पार्टी को जाता है। लेकिन हुआ क्या कि इस पर काफी समय से इस पर ऑब्जेक्शन होते थे कि साथ इसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं है। हम वोट तो डाल रहे हैं पार्टी ए को, लेकिन वो जा रहा है पार्टी बी को। तो हमको वेरीफाई करना है कि हमारा वोट हमने ए को डाला था तो वो ए को ही गया, ऐसा तो नहीं कि अंदर ही उसमें सिस्टम में गड़बड़ कर रखी हो और वो जो है बी को चला गया हो। तो उसके लिए बाद में एक मशीन आई, उससे अटैच कर दी जाती थी, जैसे आप नॉर्मली किसी एक लैपटॉप से, कंप्यूटर से एक प्रिंटर को अटैच कर देते हैं। तो आप जब भी वहां पर कोई फंक्शन करते हैं तो उसमें से एक प्रिंट निकल करके आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आप पेट्रोल पंप पे जाते हैं और वहां से आप अपने कार्ड से कुछ भी पे करते हैं तो उस मशीन से वो एक प्रिंट निकाल के दे देता है। वैसे ही जब आप एटीएम पर जाते हैं तो आप ट्रांजेक्शन जब भी वहां पे कोई करते हैं तो वो एक प्रिंट निकाल करके दे देता है। ठीक है, वैसे ही आप जब बसेज में जाते हैं तो वहां से भी बस कंडक्टर होता है, वो भी एक प्रिंट निकाल करके दे देता है। इवन अब जो रेलवे के टीसी वगैरह हैं उनके पास में भी ऐसी ही मशीन है। तो एक्चुअली जो हम वीवीपैट की बात कर रहे हैं वो एक मशीन है जिसमें से एक पेपर का प्रिंट निकल जाता है और उसके थ्रू ये वेरीफाई होता है कि किसी कैंडिडेट ने जिसको भी वोट किया वो उसी को गया या नहीं गया। इसी को कहा जाता है वीवीपैट, है ना। इसकी फुल फॉर्म कई बार पूछी गई है। तो वोटर वेरीफाइबल, वोटर जो है वो वेरीफाई कर सकता है, वोटर वेरीफाइबल। पेपर ऑडिट, पेपर के थ्रू ऑडिट हो जाती है। और ट्रेल, तो उसमें एक ऐसे एक बड़ी सी लिस्ट जो पर्ची सी निकलती है लंबी सी, उस पर सबकी वोटिंग का होता है कि किसने किसको वोट किया, मीन्स नंबर उस पर आ जाते हैं कि ये वाला वोट ए को गया, ये बी को गया। उस पर एक आईडी प्रिंट हो जाती है, नंबर प्रिंट हो जाता है, ठीक है। और कैंडिडेट का नेम और उसका सिंबल जो है प्रिंट हो जाते हैं। तो ये न्यूज में क्यों है, अभी ऐसा इसमें क्या चल रहा है, ये बेसिक हमने समझ लिया। अब हम जान लेते हैं कि एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है और क्यों सुप्रीम कोर्ट में इसके लिए जो है प्ली जो है फाइल की गई है। एक्चुअल में क्या है कि जितने भी इलेक्शन जब होते हैं, है ना, तो आपको पता होगा लाख्स ऑफ मशीन्स वहां पर जो ईवीएम्स लगाए जाते हैं।
अभी तक ये होता है कि जितनी भी ईवीएम होती है ना, उन सारी की सारी ईवीएम पर वीवीपैट अटैच नहीं किया जाता। क्या होता है कि जितनी भी असेंबली, किसी एक असेंबली में जितने सेंटर होते हैं उनमें से 5 पर वीवीपैट लगा दिया जाता है कि भाई जो भी अथॉरिटी है, जिसको भी शक है, किसी कैंडिडेट को शक है, तो किसी भी 5 पर चला जाए वो वहां जाकर के उसको क्या कर ले, वेरीफाई कर ले, चेक करके देख ले कि वोट ठीक से पड़ रहे हैं या नहीं पड़ रहे हैं। ठीक है, तो मतलब एक रैंडमली 5 किसी पर भी चले जाए वहां जाकर के वो चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब इन्होंने ये डिमांड किया है कि नहीं साहब, हमको 5 से काम नहीं हमारा चलने वाला, हम चाहते हैं कि जितनी भी ईवीएम है उन सब पर वीवीपैट लग जाए। ठीक है, और जब भी पर्सन अपना वोट करे तो उसको तुरंत वहां से एक स्लिप निकल करके आए। ठीक है, ये करवाना चाहते हैं। अब इस ये सब क्यों चाहते हैं, तो बहुत सारे जो पार्टीज हैं वो ब्लेम कर रही हैं कि साहब जो ईवीएम मशीन है उनको हैक कर लिया जाता है या उनमें ही गड़बड़ है, इसीलिए बार बार जो है कोई एक पार्टी जो है सत्ता में आ जाती है। हालांकि ये बड़ी एक आयरनी है ना, कैसे कि जब अपोजिशन पार्टीज इसी ईवीएम के थ्रू, है ना, जब खुद इलेक्शन जीत जाते हैं तब वो ईवीएम पर कोई क्वेश्चन मार्क नहीं लगाते। जैसे वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी, उनकी गवर्नमेंट बनी, उन्होंने कोई जो है उस पर आरोप नहीं लगाए, लेकिन जैसे ही वो लोकसभा इलेक्शन में उनकी हार हुई, उन्होंने क्वेश्चन लगा दिया, नहीं साहब ईवीएम में गड़बड़ थी। ठीक है, वैसे ही कांग्रेस कांग्रेस बहुत सारे स्टेट्स में जब इलेक्शन में डिफीट मिली उसको, तो बोला कि नहीं ईवीएम में गड़बड़ थी। बहुत सारे स्टेट्स में कांग्रेस को जो है विनिंग मेजोरिटी मिली, वहां पर उनकी सरकार बन गई, तब उन्होंने जो है ये आरोप नहीं लगाए कि साहब ईवीएम में दिक्कत है। तो एक्चुअल में यहाँ पर जो बात हो रही है वो इस बात की हो रही है कि सुप्रीम कोर्ट में यह कहा गया है कि सारी की सारी जितनी ईवीएम है उन सब पर प्रिंटिंग जो वीवीपैट है वो लगाया जाए और सब पर प्रिंट निकलना चाहिए। अब जो ईसी है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, उनका ये कहना है कि सर देखो 19 अप्रैल से एक जो है इलेक्शन स्टार्ट होने वाले हैं, हमारे पास लिमिटेड वीवीपैट हैं, प्लस अब इनको निकाल, इनसे एक पर्ची निकलेगी और फिर उन पर्ची से जो भी उसमें डिटेल होगी वो ईवीएम के डेटा से उसको मैच कराना, और वो भी लाखों की संख्या में, और करोड़ों वोटर उस पर वोट करेंगे। ये कैसे पॉसिबल होगा इतने छोटे से टाइम में, कि पहले तो वोट की काउंटिंग करो, फिर उन वोट की वो जो प्रिंट निकला, पर्ची निकली, उसको भी मैच करो कि भाई उसमें वोट किसको मिला था। तो ये बहुत बड़ा हेक्टिक वर्क जो है आने वाले टाइम में होने वाला है, अगर सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया कि नहीं आपको सारे के सारे उसमें प्रिंट निकालना पड़ेगा। तो प्रैक्टिकली तो ये बहुत बड़ा जो है एक चैलेंज है इंडियन डेमोक्रेसी के लिए, कि कैसे इतने सारे जो है वीवीपैट हम एक तो बना पाए। पहली बात तो ये है कि इतने सारे वीवीपैट भी तो हो हमारे पास में मैन्युफैक्चर किए हुए, प्लस अब उनकी आप काउंटिंग कैसे करोगे, उनको कैसे आपस में मैच करोगे, तो ऐसे बहुत सारे टेक्निकल इश्यूज भी होते हैं। अब हम देख लेते हैं, एक बहुत अच्छा सा आर्टिकल आया है। ठीक है, इस आर्टिकल को हम यहाँ देख लेते हैं। ये आर्टिकल है सिस्टम्स साइंस फॉर अ बेटर फ्यूचर। ये बहुत प्यारा सा आर्टिकल है और इसमें आप सबके लिए बहुत कुछ है ना, इसमें फैक्ट्स भी हैं और कॉन्सेप्ट भी हैं, प्लस आपकी जो सोल है, आत्मा है, उसको भी ये थोड़ा सा टच करेगा, ये ऐसा एक आर्टिकल है। तो बात कर लेते हैं। अभी एक जो है एक संस्था है जिसका नाम है प्यू रिसर्च सेंटर। ठीक है, अमेरिका की एक ऑर्गेनाइजेशन आई थी, और ये रिसर्च करती रहती है बहुत सारी चीजों पर। इन्होंने एक रिसर्च किया 2023 में कि भाई हम ये जानना चाहते हैं कि ऐसे कितने लोग हैं जो अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट को या रूलर्स को पसंद करते हैं। अब हु आर अथॉरिटेरियन, अथॉरिटेरियन वो होते हैं जो थोड़ा डिक्टेटर की तरह काम करें, मीन्स अपनी ही बात को ज्यादा ठोस लेकर के चलें, और बाकी बहुत ज्यादा डेमोक्रेटिक नहीं होते वो लोग। मीन्स अथॉरिटेरियन होते हैं, सब कुछ अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं। तो यहाँ ये पता किया गया कि यार ऐसे कितने लोग हैं जो डेमोक्रेसी को पसंद नहीं करते, वो पसंद करते हैं अथॉरिटेरियन रूलर्स को, जो मीन्स हिटलर टाइप के रूलर हों या जो है रूलर हों, उनको पसंद करते हो। तो यहाँ बड़े अचंभे करने वाले, शॉकिंग वाले जो है आंकड़े, जो डेटा है निकल करके आया कि अगर हम ग्लोबल साउथ की बात करें, तो ग्लोबल साउथ का मतलब है
वो कंट्रीज जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनको ग्लोबल साउथ कहा जाता है। इंडिया में 85% लोग ऐसे हैं जो ये चाहते हैं कि हमको एक अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट चाहिए, एक मजबूत गवर्नमेंट चाहिए जो ठोस डिसीजन ले सके, है ना। ज्यादा डेमोक्रेसी वाली गवर्नमेंट हमको नहीं चाहिए। मतलब इससे क्या पता चला कि जब 85% लोग ये चाह रहे हैं अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट हो, इसका मतलब 15% लोग ही ये चाहते हैं कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हो। तो ये बहुत खतरनाक बात हमें देखने को मिल रही है। इंडोनेशिया में 77% लोग ऐसे हैं जो अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट को पसंद करते हैं। साउथ अफ्रीका में 66%, ब्राजील में 57%, और वेस्ट की अगर हम बात करें, इन द वेस्ट मतलब उसमें यूरोप के कंट्री हो गए, नॉर्थ अमेरिका के कंट्री हो गए, वहां इफ यू टॉक अबाउट देम देन बात करते हैं तो देखो यूनाइटेड किंगडम, आपको लगता है कि यूनाइटेड किंगडम में भाई सब लोग डेमोक्रेसी को ही पसंद करते होंगे, लेकिन यूनाइटेड किंगडम, ठीक है, ये काफी पॉपुलर है इसके लिए, डेमोक्रेसी के लिए। यहाँ पर भी इवन 37% ऐसे लोग हैं जो डेमोक्रेसी को नहीं चाहते। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में भी देखो 32% लोग हैं जो डेमोक्रेसी को पसंद नहीं करते, ठीक है। और हमें देखने में 37% बहुत कम लग रहा है, लेकिन आप सोचो कि अभी हम 21st सेंचुरी में चल रहे हैं, तब भी ऐसी सिचुएशन है कि बहुत सारी कंट्रीज में लोग ऐसे हैं जो डेमोक्रेसी को पसंद ना करके अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट को पसंद करते हैं, ठीक है। विच आर, अच्छा ठीक है, चाइना और रशिया की अगर बात करें तो वहां पर तो सर्वे हुआ नहीं, बिकॉज यहाँ पर उतनी डेमोक्रेसी नहीं है कि किसी इंस्टीट्यूट को आसानी से वहां पर डेटा मिल जाए, ठीक है। अब यहाँ पर ये बात कह रहे हैं कि देखो एक बात हमको देखने को मिल रही है कि जो रिच लोग हैं वो ज्यादा से ज्यादा रिच होते चले जा रहे हैं। मींस सपोज करो कोई पहले करोड़पति था तो वो अरबपति हो रहा है, लेकिन जो पुअर लोग हैं उनके पास में बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी या धन नहीं आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज और ये बता रहे हैं कि जो लार्ज कॉर्पोरेशंस हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, अब वो इतने पावरफुल हो गए हैं कि गवर्नमेंट्स को, सरकारों को कॉम्पेल कर देते हैं, उनको दबाव में ले लेते हैं कि वो उनकी पसंद के, उनके फेवरेट डिसीजन दें, उनकी पसंद की पॉलिसीज बनाएं। अब ये एक बड़ी बात है कि अगर बड़ी बड़ी कंपनी सरकार को अपनी उंगलियों पर नचाएंगी किसी भी कंट्री में, तो ये तो पूरे स्टेट के लिए, गवर्नमेंट के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन के लिए बड़ा चैलेंज है, ठीक है। इससे एक चीज और सिद्ध होती है कि जो ग्रोथ ऑफ ग्लोबल इकोनॉमी है, कि देखो इकोनॉमी की तो ग्रोथ हुई और पॉपुलेशन भी खूब बढ़ी, लेकिन जो ह्यूमैनिटी है वो कहीं पीछे छूट गई, बिकॉज ज्यादातर चीजें अब मनी से डिसाइड हो रही हैं, और मनी के लिए इंसान अब कुछ भी करने को तैयार है। वो एनवायरनमेंट को भी डिस्ट्रॉय करने को तैयार है, वो ह्यूमिलिटी को भी डिस्ट्रॉय करने को तैयार है, वो अपने जो है एक सोल की जो आवाज होती है उसको दबाने को तैयार है, करप्शन के लिए तैयार है, चोरी के लिए तैयार है, युद्ध के लिए तैयार है, सब कुछ हो रहा है। ये कह रहे हैं कि यहाँ जो लाइफ है वो बहुत सर्वाइव टफ होती जा रही है, बिकॉज ज्यादातर जो पावरफुल होती जा रही है जो इंटरनेशनल लेवल के जो इंस्टीट्यूशंस हैं। जैसे ये एग्जांपल देते हैं, देखो यहाँ से कई बार क्वेश्चन आया, ये वाला सेम क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि इंडिया में पूरे वर्ल्ड की टोटल पॉपुलेशन कितनी है, तो इंडिया में वर्ल्ड की 7.5% पॉपुलेशन रहती है, और इंडिया का जो लैंड एरिया है वो वर्ल्ड का 2.4% है। समझ रहे हो कि हमारे पास लैंड तो वर्ल्ड का 2.4% है और पॉपुलेशन हमारे पास में 17.5% है। देखो कितना बड़ा गैप इसमें है, कि इसका मतलब हमारे यहाँ ओवर पॉपुलेशन हो रखी है, ठीक है। यहाँ पर फिर एक डेटा देते हैं कि देखो 2014 में इंडिया की एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स में जो रैंकिंग थी वो 155 थी आउट ऑफ 178 कंट्रीज में, लेकिन अब अगर हम 2022 की बात करें तो इसमें जो रैंकिंग इस बार आई है वो हमारी 180 है आउट ऑफ 180, मीन्स हम सबसे लास्ट रैंक वाले कंट्रीज में शामिल हैं। यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं कि ज्यादातर कंट्रीज में अब ऐसा हो गया है कि अपनी जीडीपी के लिए, इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए वहाँ के एनवायरमेंट वगैरह को सबको कॉम्प्रोमाइज किया जा रहा है, ऐसे बहुत सारे कंट्रीज हैं। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि देखो जितने भी इकोनॉमिस्ट हैं वो हमेशा जीडीपी को टारगेट में रखते हैं, लेकिन जो पूरा सिस्टम है, ह्यूमन का सिस्टम है, पूरी लाइफ का सिस्टम है, वो इसको स्पॉइल कर रहे हैं।
बिकॉज मेन क्या होना चाहिए कि ह्यूमन को नेचर के साथ में कनेक्ट होना चाहिए, ना कि नेचर के साथ में कंपटीशन उसका हो जाए और सब कुछ हम नष्ट करना स्टार्ट कर दें अगेंस्ट दी नेचर। ठीक है, तो यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं। फिर यहाँ पर ये कह रहे हैं कि एक कहावत है बड़ी कि कीपिंग द फॉरेस्ट इन साइट, डू नॉट गेट लॉस्ट इन द ट्रीज इज गुड एडवाइस है। मीन्स आप ट्रीज को ध्यान में रखें, फॉरेस्ट को ध्यान में रखें, लेकिन ऐसा ना हो कि आप उसी फॉरेस्ट में कहीं गुम हो जाए, रास्ता भूल जाए, भटक जाए। तो यहाँ पर ये क्या कह रहे हैं अपने इस आर्टिकल में, कह रहे हैं कि ठीक है आप जीडीपी या डेवलपमेंट या मनी इसको फोकस में रखो, इसके डेवलपमेंट की बात करो, लेकिन ऐसा ना हो कि इसी में आप गुम हो जाए, आप लॉस्ट हो जाए। मीन्स आप केवल पैसे के पीछे भागना स्टार्ट कर दें और जिंदगी के बाकी सारे के सारे एस्पेक्ट्स में आप पिछड़ जाए, और मीन्स जो पूरी की पूरी ह्यूमैनिटी है वो पैसे के पीछे भागना स्टार्ट कर दे, इस नेचर को हम खत्म कर दें और जो सिस्टम है, नेचर है, हम उसी के अगेंस्ट में खड़े हो जाए। तो यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं इस आर्टिकल में। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि देखो एग्जाम्पल के तौर पर कह रहे हैं कि जो नेचर है वो एक सिस्टम है और इस नेचर ने ह्यूमन को बनाया, अब ह्यूमन ही इस नेचर के अगेंस्ट में खड़ा हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं कि जब भी किसी सिस्टम के थ्रू एक सिस्टम का हिस्सा, एक छोटा सा कोई पार्ट है किसी सिस्टम का, जरूरी नहीं कि वो सिस्टम का पार्ट पूरे सिस्टम को ही अंडरस्टैंड कर ले और उसको बहुत अच्छे से समझ पाए। उसमें ये एग्जाम्पल देते हैं हमको कि जैसे कंप्यूटर, इंसान ने कंप्यूटर को बनाया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बनाया, लेकिन क्या अब ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या कंप्यूटर पूरी की पूरी ह्यूमैनिटी को समझ सकती है? क्या किसी की गरीबी को समझ सकता है कंप्यूटर? क्या किसी के इमोशंस को समझ सकता है कंप्यूटर? क्या माता और जो है एक बच्चे के बीच का जो रिलेशन होता है उसको समझ सकता है? क्या नेचर और ह्यूमन के बीच का जो रिलेशन होता है उसको समझ सकता है कंप्यूटर? नहीं समझ सकता। तो यही ये कहना चाह रहे हैं कि ह्यूमन जो है मनी के पीछे इतना पागल हो चुका है कि उसने अपनी जो बेसिक इंस्टिंक्ट है, बेसिक उसकी क्वालिटीज है, उन सबको खो दिया है। अब यहाँ पर ये कह रहे हैं कि कई बार हमें ऐसा लगता है कि जब डेमोक्रेसी वीक होती है तो जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं, कैपिटलिस्टिक इंस्टीट्यूशंस हैं, पावरफुल पैसे वाले जो इंस्टीट्यूशंस हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट हो गया, फेसबुक या मेटा हो गया, ट्विटर हो गया, है ना, ऐसी जो कंपनीज हैं जब वो बड़ी होती हैं, यहाँ पर कह रहे हैं कि यह हमें तो अब भाई डाउट लगने लगा है कि जब डेमोक्रेसी वीक होती है तो ऐसी बड़ी बड़ी कंपनी पावरफुल हो जाती हैं। वहीं इसका अपोजिट भी करेक्ट है कि जब बड़ी बड़ी कंपनीज पावरफुल हो जाती हैं तो फिर डेमोक्रेसी भी क्या हो जाती है, कमजोर पड़ जाती है। ठीक है, तो दोनों ही केसेस में अगर ऐसा कुछ भी हो रहा है तो पूरी ह्यूमैनिटी के लिए, पूरी सोसाइटी के लिए बहुत ज्यादा चैलेंज करने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट फिर ये बात करते हैं इसी में कि देखो जो इकोनॉमिस्ट है, जो इकोनॉमिक्स है, वो फिलोसॉफी से उसका डेवलपमेंट हुआ था। ठीक है, और ह्यूमैनिटीज के सब जो सब्जेक्ट थे उसी में से इकोनॉमिक्स अपने आप में एक इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट के रूप में डेवलप हुआ अर्ली 20th सेंचुरी में। लेकिन आज जो इकोनॉमिस्ट हैं, जो इंडिपेंडेंट एक सब्जेक्ट बन गया, अब वो ह्यूमैनिटी को भूल गए, फिलोसॉफी को भूल गए, अब वो केवल इकोनॉमी पर ही ध्यान दे रहे हैं। और उनकी आइडियोलॉजी में जो इनविजिबल हैंड था एडम स्मिथ ने दिया था कि भाई जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है उसको बस मार्केट पर छोड़ दो, मार्केट अपने आप चीजों को चला लेगी। तो ये कह रहे हैं कि भाई ये जो मार्केट बेस्ड इकोनॉमी पर जो हम फोकस कर रहे हैं, अब वो हमारे लिए बहुत बुरी तरह से इंसानों के लिए ही एक डेंजर बन गई है। फिर ये कह रहे हैं कि जो मॉडर्न इकोनॉमिस्ट हैं दे लूज साइट ऑफ द होल ह्यूमन बीइंग। ठीक है, और वो क्या हो गए हैं कि वो एक छोटे छोटे सब्जेक्ट पर फोकस कर रहे हैं, पूरी ह्यूमैनिटी और ह्यूमैनिटी एज ए होल उसको भूल गए हैं। उसके लिए एग्जाम्पल देते हैं, एग्जाम्पल बहुत अच्छे अच्छे इन्होंने दिए हैं कि क्या एग्जाम्पल्स हैं, अभी हम आपको यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं साइड में। देखो क्या एग्जाम्पल से यूज करते हैं। ये कहते हैं कि जो क्लाइमेट वाले साइंटिस्ट हैं वो केवल क्लाइमेट की स्टडी कर रहे हैं, बायोलॉजी के साइंटिस्ट हैं वो बायोलॉजी की स्टडी कर रहे हैं, केमिस्ट्री वाले केमिस्ट्री की कर रहे हैं, कंप्यूटर वाले कंप्यूटर की कर रहे हैं, स्पेस साइंस वाले स्पेस की कर रहे हैं।
जबकि जितना कुछ भी यहाँ स्टडी हो रही है उन सबके सेंटर में होना चाहिए नेचर होना चाहिए, और सबको आपस में कनेक्ट रह करके काम करना चाहिए। मीन्स इन सबको एज ए होल हमें देखना होगा। अगर हम सब कुछ इन सेपरेट देखेंगे, इन सिलोज अगर उन सबको हम देखेंगे, तो फिर एक सिचुएशन हमारे लिए पैदा हो जाएगी कि हम ह्यूमैनिटी को, इस वर्ल्ड को एज ए होल नहीं देख पाएंगे। ठीक है, जबकि हमको रिक्वायरमेंट है कि हम पूरे वर्ल्ड को एज ए होल देख पाए। ठीक है, तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जब यूरोप में एनलाइटनमेंट का टाइम जब चल रहा था, ठीक है, तो उस समय पर एक थिंकर हुआ करते थे, उन्होंने ये कहा था कि ह्यूमन को एक ऐसी पावर है कि वो नेचर के खिलाफ जो है अपनी चीजों को तैयार कर सकता है और नेचर से फाइट कर सकता है। तो कह रहे कि ये इंसान की एक घमंड है, इंसान का घमंड है कि वो नेचर पर फतेह कर सकता है, नेचर को जीत सकता है। हमको चाहिए कि हम नेचर के साथ मिलकर के काम करें और अपने आप को एरोगेंट साइंटिफिक मैन ना बनाएं कि हमेशा हम नेचर के अगेंस्ट में ही काम करें, अदरवाइज जो ह्यूमैनिटी का एग्जिस्टेंस है उस पर भी आने वाले टाइम में खतरा हो जाएगा। अब लोग जब परेशान होते हैं तो या तो वो गवर्नमेंट के पास जाते हैं, या डिक्टेटर्स के पास जाते हैं, या फिर वेल्दी टेक्नोलॉजिस्ट के पास में जाते हैं। यहाँ तीनों चीजों से डिसाइड हो रही है। ठीक है, गवर्नमेंट कौन, जो संत महात्मा बाबा वगैरह हैं, डिक्टेटर जो पॉलिटिशियन हो गए, और वेल्दी टेक्नोलॉजी मीन्स जो इंडस्ट्रियलिस्ट हो गए। तो मीन्स अब वर्ल्ड की सारी प्रॉब्लम्स के लिए इंसान इन्हीं के आसपास में चक्कर लगाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि देखो, अ फॉक्स नोज मेनी थिंग्स बट अ हेजहॉग नोज वन बिग थिंग, कि भाई हम ठीक है कि बहुत सारी चीजों को फॉक्स जानती है, या इंसान बहुत सारी चीजों को जानता है, या टेक्नोलॉजी के थ्रू हमने बहुत कुछ कर लिया, लेकिन फिर भी नेचर के पास कोई ऐसी बिग थिंग तो होगी जिसको हम नहीं हरा सकते। बिकॉज जो फॉक्स है बहुत चालाक होती है, सब कुछ कर लेती है, लेकिन हैजहॉग नाम का एक जीव होता है, ऑर्गेनिज्म होता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म, लेकिन फिर भी उस पर एक स्किल तो ऐसी होती है जिसमें फॉक्स उसको हरा नहीं पाती, उसको मार नहीं पाती। तो यहीं पर ये कह रहे हैं कि इंसानों के पास में देयर में भी मल्टीपल स्किल्स, बट द नेचर के पास में कोई एक ऐसी स्किल तो होगी जो इंसान से आगे होगी। ठीक है, फिर कहते हैं, अभी उसके सॉल्यूशन पर बात करते हैं कि हमको चाहिए कि हम जो सेपरेट में साइंस पढ़ रहे हैं, बहुत सारे सब्जेक्ट्स को पढ़ रहे हैं, उनको हम सेपरेट ना पढ़ करके उनको आपस में कनेक्टिंग करके पढ़ें। उनको सारे के सारे जो सब्जेक्ट्स हैं उनको हम सेपरेशन में ना देखें, उनको पूरी ह्यूमैनिटी के लिए एज ए होल हमको देखना होगा। और फिर ये बात करते हैं कि जो सिस्टम है उसको हमें इम्प्रूव करना होगा, और उसके लिए फिर एक एग्जाम्पल देते हैं, बड़ा प्यारा सा एग्जाम्पल देते हैं कि देखो अब एक टाइम चल गया है, और उस टाइम में क्या हो रहा है, उस टाइम में उस सोसाइटी में एक चीज हो रही है कि जो वुमेन है उसको मैन के कंपटीशन में ला करके खड़ा किया जा रहा है। मीन्स चाहे वो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन की बात हो, स्पेस साइंस की बात हो, किसी की भी हो, वुमेन को मैन के कंपटीशन में ला करके खड़ा किया जा रहा है। ठीक है, ये कहते हैं कि जबकि जो वुमेन है उनका अपने फील्ड में स्पेशलाइजेशन है, और वो है केयर करना, वो है फैमिली वैल्यूज को डेवलप करना, वो है फैमिली की केयर करना, फैमिली को खड़ा करना, सोसाइटी के लिए वैल्यूज डेवलप करना। तो ये कह रहे हैं कि हम ज्यादातर काम में क्या कर रहे हैं कि हर चीज में एक कंपटीशन का डेवलपमेंट कर रहे हैं, जबकि वुमेन जिस चीज में स्पेशलिस्ट हैं तो उनको उसी में स्पेशलिस्ट रहने दो। बाकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो मैन है अगर वो बियर कर सकता है पैसा कमाने की, ठीक है, या मार्केट में कंपटीशन करने की, तो उसके लिए मैन को छोड़ो, और जिस काम में जो वुमेन अगर बेहतर कर सकती हैं तो उनमें उनको बेहतर करने दो। जैसे कि बच्चों का जो केयर करना है, एक फैमिली को डेवलप करना है, घर की सारी व्यवस्थाओं को संभालना है। तो ये कह रहे हैं कि हम हर तरह से चारों तरफ केवल कंपटीशन देख रहे हैं जैसे ह्यूमैनिटी में। ये ह्यूमैनिटी कैसे कि हम जो है कंपटीशन कर रहे हैं नेचर के साथ में, मैन को खड़ा कर दिया वुमेन के अगेंस्ट में, वुमेन को खड़ा कर दिया मैन के अगेंस्ट में। तो हम हर जगह कंपटीशन क्यों देखना चाहते हैं, हमको चाहिए कि मैन और वुमेन इनको कोऑपरेशन में लेकर के आओ, हर जगह पर कंपटीशन कराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इसलिए वाकई में एक बहुत अच्छा इन्होंने पॉइंट जो है दिया है कि वुमेन और मैन को हर जगह पर हमें कंपटीशन में लाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, जो जहां भी अच्छा कर सकता है उसको वहां पर करने दो। बाई नेचर जो वुमेन होती हैं
वो उनके कुछ अपने ट्रेड्स होते हैं, उनकी अपनी स्पेशलिटीज होती है, तो उनको उसमें अच्छा करने दो। और एक इम्पॉर्टेंट न्यूज ये है इसमें बेसिक सा कि जो यूक्रेन के प्रेसिडेंट हैं व्लादिमीर जेलेंस्की, ठीक है, इनका नाम पूछा गया था जो रिसेंट वाले क्लैक में, तो अभी इन्होंने क्या कर दिया कि अपने यहाँ मिलिट्री में जो एज है वो 25 कर दी है, ठीक है। अब एज से ज्यादा कुछ नहीं है, बस मैं आपको यहाँ ये बताना चाह रहा हूँ कि जो ह्यूमन है वो कितना पागल हो रखा है कि वॉर, बस देखो उधर तो पुतिन है, वो युद्ध को बंद करने का नाम नहीं ले रहे, इधर जेलेंस्की है, वो भी पीछे हटने का नाम नहीं ले रहे। इसमें डेथ किसकी हो रही है? डेथ हो रही है कॉमन मैन की। कैसे कॉमन मैन की? कि जितनी मिलिट्री सर्विस होती है, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स वगैरह कहीं भी होता है, तो इसमें मोस्टली जो सोल्जर्स होते हैं वो कॉमन फैमिली से आते हैं। कोई किसी फार्मर का बेटा होता है, किसी शॉपकीपर का होता है, किसी रिक्शे वाले का होता है, ठीक है। तो मीन्स गरीब फैमिली, पुअर फैमिली, कॉमन मैन, मिडिल क्लास मैन, उन्हीं के जो बच्चे होते हैं यहाँ फोर्सेज में जाते हैं। अब सिचुएशन ये हो गई है कि रशिया में वहां की फौज है, उसमें बहुत सारे लोग मारे जा चुके हैं, और वहां पर क्या किया जा रहा है, अब नए नए लड़कों को फोर्स में रिक्रूट किया जा रहा है। यही सिचुएशन हमको यूक्रेन में देखने को मिल रही है कि यूक्रेन में आर्मी की कमी हो गई है, बिकॉज वहां पर बहुत सारे लोग जो सोल्जर्स हैं वो मारे जा चुके हैं, तो इनको एज वगैरह में अब छूट देनी पड़ रही है, कम करना पड़ रहा है, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोग वहां की आर्मी को ज्वाइन करें। तो यहाँ से हमें देखने को मिलता है कि लड़ने वाले कौन? दो लीडर, इधर ये जो जेलेंस्की है और उधर पुतिन है, लेकिन उसके रिजल्ट में मर कौन रहा है? उसके रिजल्ट में मर रहे हैं वहां के सोल्जर्स, ठीक है। तो ये है ह्यूमन की एक ऐसा जो है गंदा वाला ट्रेट, जो अपने लीडरशिप के चक्कर में, अपनी कुर्सी के चक्कर में वो लाखों हजारों लोगों को मरवा देते हैं। इससे एग्जाम्पल्स भरे पड़े हैं हमारे पास में, चाहे वो हिटलर का एग्जाम्पल हो, चाहे वो मुसोलिनी का एग्जाम्पल हो, चाहे वो जो है नेपोलियन बोनापार्ट का एग्जाम्पल हो, चाहे वो सिकंदर का एग्जाम्पल हो, चाहे वो महाभारत का एग्जाम्पल हो, चाहे वो रावण का एग्जाम्पल हो। ये सब लीडर्स थे जिन्होंने लड़ाइयां लड़ी और अंतिम रूप से खुद तो मारे गए, लेकिन बहुत सारे सोल्जर्स को इन्होंने मरवा दिया, और वो सोल्जर्स थे आम आदमी, कॉमन मैन। सो दिस इज द बैड साइड ऑफ द ह्यूमैनिटी। तो ह्यूमन की ये बहुत गंदी साइड है कि लोग यहाँ पर अपने ईगो के लिए किसी कंपनी का या पूरी ह्यूमैनिटी का लॉस करवाते हैं, और उससे ऊपर वो नहीं उठ पाते। जबकि दोनों लीडर अगर आपस में बैठ करके इसका कोई सॉल्यूशन निकाल लें तो ये युद्ध बंद हो सकता है और लाखों लोगों की जान बच सकती है। सो गाइस, आपको क्या लगता है कि पुतिन और जेलेंस्की दोनों को साथ में आना चाहिए और मीटिंग करनी चाहिए उस युद्ध को बंद करवाने के लिए? और वैसे ही इजराइल का जो इश्यू चल रहा है उसमें भी वो युद्ध वहां पर बंद होना चाहिए, एक्चुअली में कॉमन मैन ही मारा जा रहा है। तो आपको क्या लगता है, आप कमेंट में बताएं। चलिए आज के सेशन को यहीं पर हम फिनिश करते हैं। थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर।